दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपने चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 फरवरी से आप लोगों की एग्ज़ाम है एसएसटी का, सोशल साइंस का। तो उसी से रिलेटेड पीसी चैप्टर जो आप लोगों की ज्योग्राफी का है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका क्लास हम लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहले हम आप लोगों को पहले तुमको बताएंगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके क्लियर करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी समझाते हुए चलेंगे। जैसे देखो, चावल, गेहूँ, दाल भारत का क्या प्रमुख खाद्य फसल। अगर तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपका मुख्य खाद्य फसल कौन है, बहुत सारा एग्जाम में दे देगा, मक्का ये सब दे देगा, तो उसमें तुमको यहाँ पर रहेगा, तो आपको याद रखना चावल, गेहूँ, दाल जो होते हैं भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। फिर पूछेगा चावल, मक्का, बाजरा, कपास इत्यादि जो खरीफ फसल है। अब तुमसे खरीफ फसल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, खरीफ और रबी। जैसे कि खरीफ फसल कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना चावल, मक्का, बाजरा, कपास जो होता है वो तो आपका क्या है, खरीफ फसल। से पूछा कि गेहूँ, चना, मटर, ये सब तुम्हारा क्या है, खरीफ फसल। बोलते रहना है, याद रखना है क्या है, ये क्या है, खरीफ फसल। चावल, मक्का, बाजरा आपका हो गया खरीफ फसल, और गेहूँ, चना, मटर, सरसों हो गया आपका क्या, रबी फसल। ठीक है, याद रखना है। देखो कितना आसान आसान से लिखे हैं। फिर देखो, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि हो गया तुम्हारा नगदी फसल। ये सब एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता है एग्जाम्पल के साथ कि नगदी फसल कौन है, तो गन्ना, तंबाकू, रबर इत्यादि आपका क्या है, नगदी फसल। ठीक है। कपास, जूट, पटसन जो है तुम्हारा प्रमुख क्या है, रेशेदार फसल। ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा पेय फसल किसे कहा जाता है, यानी चाय, कॉफी तथा कॉफ जो होते हैं तुम्हारा क्या होते हैं, पेय फसल होता है। ठीक है, जो पीने वाला होता है। ठीक है। आगे देखो, तूर, चना, मटर, मसूर, मूंग आदि तुम्हारे क्या होता है, प्रमुख दलहनी फसल। दलहनी मतलब दाल वाला, खाने वाला। ठीक है, जैसे तूर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। काली मिट्टी, रेगड़ मृदा, ये कपास मृदा की मुख्यतः दो। काली मृदा जो है ना, ये आपका जो मुख्य फसल है। ठीक है। जैसे देखो, रेगर, इस काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेगर, आपको बताए हम। ठीक है। इसी काली मृदा में क्या कौन सा खेती किया जाता है, कपास की खेती, जो मूलतः कहाँ पाया जाता है काली मृदा। जैसे तुमसे ऑप्शन में रहेगा कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तुम्हारा, और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तुम्हारा, जैसे झारखंड का जो झारखंड का जैक बोर्ड है ना, तुमसे पूछेगा झारखंड में काली मृदा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है। चाय के उपज में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। जो चाय जो उत्पादन जो भारत जो करता है ना, उसमें प्रथम स्थान आता है। और भारत में असम सबसे अधिक चाय की खेती करता है। चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, असम में, और भारत नंबर 1 पे है। ठीक है। आगे देखो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे राज्य है जहाँ पर रबर की खेती होती है। अब तुमसे पूछा जाएगा रबर की खेती कहाँ होता है, जो कितना साफ साफ से लिखे, तो आपको याद रखना है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एक ऐसे राज्य है जहाँ पर तुम्हारा रबर की खेती होती है। ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है। मतलब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गन्ना की खेती अधिक होती है, जबकि महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर गन्ना के जो उत्पादन होता है सबसे अधिक। मतलब देखो, अगर हेक्टेयर के अनुसार पूछेगा तो आपको बताना क्या है, महाराष्ट्र। और पूछा जाएगा कि गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है। अब बोलेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1960 से लेकर 1970 के दशक में हुआ था। 1966 में गेहूं का फसल सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है। और हरित क्रांति जो है तुम्हारा सबसे पहले शुरुआत जो होता है ना, वो पंजाब से होता है। ठीक है। और गुजरात का कोई मुख्य फसल पूछे जाएगा तो आपको याद रखिए, एमसीक्यू सब क्वेश्चन है। गुजरात का पूछेगा तो क्या था, कपास। ठीक है। और भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जो प्रमुख मसाले उत्पादक राज्य। देखो, केरल से देखना, कर्नाटक से देखना, ये सब जगह से तुम्हारा ज़्यादा तुम्हारा जो है मसाला, जैसे ये गोलकी हो गया, जीरा हो गया, ये सब ज़्यादा तुम्हारा क्या होता है, मिर्चाई हो गई, ये सब उत्पादन किया जाता है। और भारत में 250 किस्म का मसाला उत्पादन किया जाता है। 250, सोचो कितना, 250 किस्म का। और भारत में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। मतलब तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, खैनी, बीड़ी, गुटखा, ये सब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम में जूट का उत्पादन किया जाता है। बिहार में भी जूट मतलब जो होता है ना, जो जूट का बोरा ये सब होता है ना, तो जूट का रस्सी ये सब तुमको है ना। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की जाती है।
तो इस प्रकार से पूरा अंदर से जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स था वो तुम लोगों को बता दूँ। अब तुमसे अब 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्पादन में मतलब आत्मनिर्भर कृषि किसे कहते हैं पूछा जाएगा। तो आत्मनिर्भर कृषि मतलब भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार द्वारा परिवार अथवा समुदाय जो श्रम की सहायता से की जाने वाली कृषि जो होती है वो आत्मनिर्भर कृषि मतलब तो छोटा छोटा औजार लेते हैं मतलब निर्वाह करने के लिए मतलब जैसे अपना जीने खाने के लिए करता है तो उसको क्या कहते हैं आत्मनिर्भर। इसमें देखो इस प्रकार कृषि का जो प्रायः मानसून मृदा प्रकृति उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण की परिस्थिति निर्भर करती है। जैसे देखो चावल की खेती करना, ठीक है, गेहूँ, दाल, सब्जियां खेती आदि ये सब आते हैं इसके आत्मनिर्भर के। लेकिन झारखंड में सब सब्जी उगा के आकर खाता पीता है ना, ठीक है। अब दो कतन दहनी प्रणाली कृषि, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या तो झूम खेती। अब झूम खेती मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वन को काट के खेती किया जाता है उसे क्या कहते हैं झूम खेती। लेकिन हम देखो यहाँ पे क्या लिखे डिफरेंस, भूमि के टुकड़ों को वनस्पति रहित करके मतलब वनस्पति को काट के रहित कहने का मतलब करके किसानों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ भरण पोषण के लिए अनाज को उगाना, उसे क्या कहते हैं झूम की खेती। और उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगा तो फिर दूसरे स्थान पर चला जाएगा, इस स्थान से उस स्थान चला जाएगा, तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरित करना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब इसी सब झूम खेती स्थानांतरित खेती सब इसी का नाम है। तो कतन दहनी प्रणाली जो इसी का नाम। तो कोई भी नाम पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर आपको क्या करना है देना है, ठीक है। ये फल तक कृषि उत्पादन में होता है। और इस प्रकार जो खेती है ना पूर्वी भारत में जैसे मेघालय में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। लेकिन झारखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा कि झूम का खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, कुरवा, याद रखना, ठीक है। झारखंड का एग्जाम है तो याद रखना कि झारखंड में झूम की खेती, ये सब बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अपने से नहीं लिखे। तो ये तुम्हारा झारखंड में झूम की खेती को किस नाम से जाना जाता है, कुरवा का नाम। अब तुमसे पूछा जाएगा कि गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जनसंख्या अधिक है तो ज़्यादा उपजाएंगे तो क्या खाएगा आदमी सब, है ना। तो जब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उस समय तुम्हारा कौन सा गहन जीविका कृषि का काम आता है, ठीक है। तो यह श्रम ग्रहण खेती करता है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाद का यूज करेगा, रासायनिक चीज़ का HIV का बीज का यूज करेगा ताकि ज़्यादा खेती होगा ज़्यादा लोग। इस तरह की खेती को हम लोग क्या कहते हैं गहन जीविका कृषि। अब देखो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, तो वाणिज्यिक मतलब तो व्यापार के लिए, जैसे वैसी कृषि जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता है, व्यापार मतलब से बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसमें किसान अधिक उपज देने वाले बीज का उपयोग करेगा, रासायनिक चीज़ का यूज करेगा, उर्वरक का यूज करेगा, है ना, सिंचाई का करेगा। तो इस तरह का जो होता है ना, तो जैसे कि चाय, कहवा, तंबाकू, मसाला ये सब खेती करेगा, तो ये तुम्हारा वाणिज्यिक कृषि के अंदर आता है। इसी का नाम है व्यापारिक कृषि, ठीक है। रोपण कृषि तो यह एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। जैसे तुमसे पूछेगा रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है तो आपको बोलना है वाणिज्यिक कृषि का, ठीक है। वाणिज्यिक का मतलब तुमको जस्ट समझाया ऊपर, है ना। और इसमें किसान लंबे चौड़े क्षेत्र पर आधुनिक तकनीकों के मतलब अच्छा से अच्छा जो उत्तम किस्म का बीज का उपयोग करके क्या करता है खेती करता है, सिंचाई करता है। और एकल फसल बोई जाती है जिससे कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिक आवश्यकता होती है। और इससे प्राप्त फसल उद्योग जो होते हैं कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे रोपण कृषि में कहलाती है। जैसे भारत में रोपण कृषि में चाय आता है, कॉफी आता है, तंबाकू आता है, गन्ना आता है, धान ये सब इत्यादि तुम्हारा रोपण कृषि के अंदर आता है। भारत में भौतिक विविधताओं और श्रम प्रकृतियों की बहुलताओं के बावजूद देश में फसल उत्पादन की विभिन्न पद्धतियां हैं, ठीक है। देश में जो है ना इसका पद्धतियां जो है विभिन्न है। तो इसमें से खेती, खाद्य पेय, रेशेदार मसाले, सब्जियां, फसल, मसाले इत्यादि जो है तुम्हारा उत्पादन किया जाता है। अब देखो भारत में जो ऋतु के अनुसार जो फसल की जाती है, पहला रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल क्या होता है, तो वे फसल जिन्हें शीत ऋतु में जैसे अक्टूबर से दिसंबर बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में काट देता है अप्रैल से लेकर जून तक काट लेते हैं, रबी फसल कहलाता है। जैसे तुम्हारा आ गया चना, गेहूँ, मटर, सरसों। अब देखो खरीफ फसल क्या होता है, तो वे फसल होती है जिन्हें हम लोग क्षेत्र में मानसून के आरंभ के साथ बोया जाता है और जून जुलाई में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं काट लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं खरीफ फसल कहते हैं। जैसे चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, मसूर इत्यादि, ठीक है। आगे देखो जायद फसल, तो वे फसल जिन्हें रबी खरीफ ऋतुओं में
ग्रीष्म ऋतुओं में मध्य उगाया जाता है, तो इसे जायद फसल कहते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जी, चारा इत्यादि से तुम्हारा कौन सा फसल आता है? जायद फसल आता है। चावल की खेती को उपयुक्त भौगोलिक, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चावल उगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब क्या मतलब कहीं भी चावल थोड़ा उगाया जा सकता है, चावल उगाने के लिए उसकी परिस्थिति होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो चावल तो पहले आपको याद रखना, ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, और यह अधिकांश लोग भोजन के रूप में चावल की अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी खेती के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए। पहला तो इसका जलवायु याद रखो, तो इसका जलवायु उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका तापमान जो है 25 से लेकर 30 सेल्सियस होना चाहिए, और वर्षा इसमें कितना होना चाहिए? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। तो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक जब तक वर्षा नहीं होगा तब तक यहाँ पर धान की खेती नहीं होगा। अब मृदा कैसी होनी चाहिए? हल्की, चीका, दोमट मृदा होना चाहिए, मतलब एकदम गीला मृदा होना चाहिए मिट्टी, ठीक है। और इसका भूमि जो होता है ना, इसकी खेती के लिए समतल भूमि का आवश्यक होना चाहिए, मतलब समतल होना चाहिए, मतलब प्लेन होगा, ठीक है। और ताकि जड़ें इसमें लगातार पानी लगता रहे। जो समतल रहेगा तो इसमें पानी, क्या कि धान की खेती के लिए पानी का क्या होता है? बहुत जरूरत होता है, ठीक है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक होना चाहिए। इसमें श्रमिक ज़्यादा लगता है, मजदूर ज़्यादा लगता है, क्या कि तो काटने में, बुआई करने में, बीज करने में इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सिंचाई करने में, इसलिए इसमें श्रमिक भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसकी खेती के लिए जुताई, बुआई, इस कटाई के लिए श्रमिक ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इन परिस्थिति की उपस्थिति होगा तभी हम अच्छी खेती कर पाएंगे। और भारत में कहाँ कहाँ धान की खेती होता है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह पर तुम्हारी इसकी खेती सबसे अधिक होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे पेय फसल, ठीक है। तो पेय फसल यानी एक फसल को आपको उदाहरण देना, जैसे पेय फसल वे फसल होती है जिनका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वे फसल होती है जो तुम मतलब पेय के रूप में हम लोग करते हैं, जैसे पीने के रूप में करते हैं, जिसमें से तुम्हारा आता है चाय, कोक, है ना। तो चाय एक महत्वपूर्ण, अब हम चाय का भौगोलिक क्षेत्र तुमको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एक करने के लिए आएगा तो तुम चाय क्या कर देना, चाय वैसे भी फेमस है। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ फसल है जिन्हें हम लोग अंग्रेज जो था वो भारत में लाए थे। इंडियन नहीं, चाय पीने की स्थिति है नहीं, अंग्रेज लाता है। और पहले चीन में ज़्यादा खेती होता था, चीन से ये आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान रखना। और आज संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण पता था, देखना जहाँ भी जाएगी सब चाय पीते, पूरा दुनिया में चाय पीते। अगर कोई ऐसा हो गया एडिक्शन कि चाय के बिना उसको नींद ना आता है, माथा दर्द देता है, ऐसे कुछ बोलता नहीं, तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है। इसकी खेती निम्नलिखित, मतलब इसके होने के लिए भी बहुत सी जरूरत पड़ जाता है। पहला जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। इसका तापमान भी याद रखना, 150 से 250 सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए? वर्षा, मतलब सबसे अधिक जहाँ वर्षा होगा वहाँ होगा, जैसे कि असम हो गया, मानसीरामा हो गया, इस सब जगह पे होगा। इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए? एकदम भूमि, मतलब ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। इसका भूमि तो एकदम तकनीकी जरूर, मतलब एकदम होता है, ठीक है, इसकी खेती के लिए, ठीक है। और एकत्र होना चाहिए, इसके कारण से इसमें पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा उगाया जाता है। ऐसा उगाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, पानी कम लगता है और इससे पानी जितना जरूरत उतना ही ले लेगा, ठीक है। और सस्ते और कुशल श्रमिक होना चाहिए इसमें देखो, चाय तोड़ेगा, पत्ती तोड़ेगा, फैक्ट्री में जाएगा, फिर बनेगा, फिर उसको देखने में बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए इसमें सस्ता श्रमिक चाहिए। तो इन परिस्थितियों को देख के हम लोग चाय की खेती कर सकते। अब देखो तुम्हारा गेहूँ भी इम्पोर्टेंट है, गेहूँ को भी देख लो। तो गेहूं जो है ना एक तुम्हारा महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, ठीक है। अधिकांश क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र, जैसे इसके लिए तुम्हारा ना आर्द्र जलवायु चाहिए, ठंडी, तो इसलिए इसको ठंडा के मौसम में उगाया जाता है ना, ठीक है। और इसका तापमान 15 से 25 सेंटीमीटर, और इसका वर्षा चाहिए 50 से 75, मतलब वैसे भी ठंडा में कम पानी चाहिए और बरसात कम होता है। और इसका मिट्टी जो दोमट मिट्टी, जैसे चिकनी, जैसे तुम्हारा जैसे धान का खेत होता है, ठीक है। और इसकी भूमि जो होता है ना, दोनों बेहतर होना चाहिए, समतल भी होना चाहिए, ढालदार भी होना चाहिए। इसमें भी सस्ता श्रमिक चाहिए, जैसे अगर मान लो कोई भी काम करेगी उसमें श्रम मजदूर सस्ता ही होना चाहिए ना। तो फिर मान लो लगाई 10 कट्ठा खेत में धान और उसमें तुम 1 लाख का मजदूरी में खर्चा कर दी, तो तुमको कोई फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। तो फायदा के लिए भी क्या, इन सब परिस्थिति के कारण हम लोग धान की खेती कर सकते हैं। तो ये सब तुमको दिखा दी, जैसे धान के गेहूँ खेती कहाँ कहाँ होता है? पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ना, ये सब जगह पर होता है, झारखंड में भी होता है ना। चलिए अब कहवा के लिए अगर आएगा एग्जाम में तो आपको याद रखना है कहवा के लिए, ठीक है। तो कहवा के लिए यहाँ पर ध्यान दोगे, जैसे देखो कहवा भी एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है। ये उत्पादन के लिए विश्व की कुल उत्पादन लगभग 4% होता है भारत में। और इसकी खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक क्या चाहिए?
खेती कैसे हो सकता है? तो इसके लिए पहला तो आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। अगर इसका तापमान पूछेगा तो 15 से 28 से गेहूँ कितना था 15 से 25, कहवा में 15 से 28। इसका भी वर्षा चाहिए 150 से 200 चाय के जैसा। तो ये भी असम इस सब इलाका में ही होता होगा। मृदा कैसा चाहिए? लेटराइट मृदा चाहिए। भूमि इसकी खेती के लिए ढालूदार भी होना चाहिए, समतल भी। इसमें भी सस्ता श्रमिक चाहिए, क्योंकि सब कुछ होता है, बुआई वाई चुनाई सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब परिस्थिति अगर रहेगा, सब में देखो लगभग सेम ही है। तो ये सब तुम्हारा रहेगा तभी तुम्हारा खेती हो सकता है। कहाँ कहाँ होता है भारत में? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आदि राज्यों में इसका खेती होता है। तो सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए न्यूनतम सहायता भी मूल्य घोषणा कर दी है, ठीक है। और भारत में चावल और उत्तर पूर्वी मध्य तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। और ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ज्वार, ठीक है। ज्वार बाजरा, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ज्वार का होता है महाराष्ट्र में, बाजरा का होता है राजस्थान में। क्वेश्चन पूछ सकता है बाजरा की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है? राजस्थान में। ज्वार का महाराष्ट्र में। और रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादक कर्नाटक में। अब मकई का सबसे ज़्यादा, तो मकई एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न तथा चारे दोनों में उपयोग किया जाता है। सोचो, खाने में भी यूज करता है आदमी और गाय भैंस को खिलाने में भी यूज करता है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा मक्के जो है ना USA में होता है, इसलिए मक्का की टोकरी किसको कहा जाता है? USA को, ठीक है, अमेरिका को, ठीक है। तो फिर विश्व के अन्य देश जहाँ मक्के का आयात किया जाता है, ठीक है, और इस जैसे देशों में मांस की पूर्ति के लिए, ठीक है, सुअर वुअर पालन करता है वहाँ। और भारत में विश्व का सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत के विश्व का सबसे अधिक तिलहन भी उत्पादन करता है, तिल जो खाती है, ठीक है, तिल की डिश है ना। अभी भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी है, निर्यात भी करता है। कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाहाड़ी सब में होता है, असम इस सब में होता है, ठीक है। और भारत विश्व का लगभग 4% कॉफ़ी भी उत्पादन करता है। इसे ऑब्जेक्टिव है, हमारे अरबेरिक किस्म का कॉफ़ी होता है। भारत में कैसा होता है? अरबेरिक। और ये अनंत नस्ल किस्म का है। इसकी खेती शुरुआत बाबूधाना पहाड़ी से हुई थी, ठीक है। ये सब उतना नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। फिर भारत में विश्व का जो लगभग 13% सब्जी उत्पादन करता है, सबसे अधिक 13%। भारत में 4% मैदान है, 30% पर्वत है और 27% पठार है। भूमि की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 24% है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7वां स्थान पर है, ठीक है। और रेशम कीटों को पालन जो उत्पादन है ना, सेरीकल्चर कहा जाता है। जो रेशम का जो खेती करते हैं ना, उसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और रेशम के कीट मालबरी शहतूत पौधा में पाला जाता है, क्योंकि रेशम कीटों का मुख्य भोजन शहतूत होता है। जो रेशम जो होता है शहतूत के पेड़ में, शहतूत के पत्ता में उगाया जाता है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा खेती के लिए इसको सुधार के लिए कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि भारत में किसान को सुधार के लिए किसान मतलब पहले किसान की स्थिति को सुधार करने के लिए क्या क्या कार्य किया गया, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो देखना भारत एक कृषि प्रधान देश है, लिखना। और यहाँ पर अधिकांश लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं जीविका के लिए। लेकिन भौगोलिक जलवायु विभिन्नता के कारण किसान की दयनीय स्थिति, बहुत स्थिति खराब चल रहा है ना। तो हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला? पहला तो क्या चलाया था? हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, रजत क्रांति, बहुत सारे क्रांति चलाया था, जिससे कि खेती क्या क्या हो, बराबर हो। फिर छोटे जोतों वाली चकनबंदी बंद कर दिया, मतलब ट्रैक्टर उक्टर से जोत करने लगा। फिर रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से देखना, रेडियो में देखना, टीवी में देखना कि अब किसान को समझाता है कि ये बीज यूज करो, ये बीज करो, प्रचार के माध्यम से, ताकि किसान क्या सके अच्छा खेत मतलब बीज के यूज कर सके। फिर फसल के बारे में ग्रामीण सब बैंक में तुमको ये लोन दिया जाता है, जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, ये सब है ना। फसल के लिए न्यूनतम, ये सब तुमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं, न्यूनतम सहायता किया जाता है ना। तो ये था जिससे सरकार के द्वारा जो है ना, भारतीय सरकार जो है तुम्हारे किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए देश में कर रहे हैं। अब तुमसे कोई पूछा कि दिन प्रतिदिन कृषि के जो अंतर्गत भूमि कम हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो वर्तमान के समय में दिन प्रतिदिन जो कृषि का क्षेत्र है ना, वो कम होते जा रहा है। जहाँ कृषि हो तो अब वहाँ कोई घर बना दे रहा, कोई फैक्ट्री बना दे रहा, कम हो रहा है कि नहीं? तो इसका पहला कारण है जनसंख्या का वृद्धि कारण। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तब तो आदमी खेत में भी घर बना रहा है। खेत में घर बना रहा है तो वहाँ खेती जो होता है तो वहाँ खेती अब होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सब भी रीजन है। तो आवासों का रहने के कारण है ना, जैसे कि मृदा अपरदन के कारण, बाढ़ नियंत्रण के कारण, ये सब भी हो सकता है। फिर लगातार नए उद्योग खुल रहा है,
ना, इंडस्ट्रीज खुल रहा है, शहरीकरण के कारण, शहर के कारण क्या कर रहा है कि यहाँ से वहाँ फैक्ट्री खड़ा कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है, किसान सड़क बना रहा है, रेल बना रहा है, हाईवे बना रहा है, पेट्रोल पंप बना रहा है। तो जहाँ जहाँ बना रहा है सब मान लो किसान के खेत में कर दे रहा है, कभी बांध बना दे रहा है। तो इससे क्या होता है, किसान की खेती क्या हो रहा है, कम, खेत वाला जो भूमि था वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसी कारण भयंकर दुष्परिणाम क्या हो सकता है, तो पहला कि जितने भी कृषि कम खेती होगा, अनाज के संकट में आ सकते हैं। खेत नहीं होगा तो अनाज खाने को मिलेगा सबको, जहाँ 10 रुपये चावल मिलता है 20 रुपये मिलेगा, जहाँ 20 मिलता था वहाँ 100 मिलेगा, है ना, दाम बढ़ेगा ना। फिर पशु को चराने में दिक्कत होगा, जैसे चारा में, जैसे पशु जैसे घास उस खाता है वो में दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारा रीजन हो जाएगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको लिख दिए, देख लेना, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या सुझाव, मतलब कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया। तो तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या को देखते हुए सरकार बहुत सारे क्रांति कर, वही एक ही क्वेश्चन है लगभग, जैसे क्रांति चलाने लगा, क्या करने लगा कि हाइब्रिड बीज का उपयोग करने बोला, इसी में लिख सकती है। जैसे कि फिर टीवी में प्रचार करने लगा कि भाई तुम ये सब बीज यूज करो, इससे तुम्हारा स्थिति क्या होगा, सुधरेगा, तुम्हारा खेती में ज़्यादा खेती मतलब धान ज़्यादा होगा, गेहूँ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से करके सरकार क्या किया, सबको पॉइंट बाय पॉइंट अपने से इसको लिख सकता है, ठीक है। और सरकार सबको क्या किया, वर्णन कर दिया, ठीक है। देखो हम सबको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिख दिए। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये जो था ये खत्म हुआ। अब तुमसे पूछते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का क्या टिप्पणी हो सकता है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व का अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भारत में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन था जिसको तुमको डिफाइन करना था। इतना पढ़ लोगे तब तुमको ये कृषि चैप्टर से पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही पढ़िए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।